हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है रुद्रा जीएस अकेडमी में। मैं आर के रुद्रा आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण साथ उपस्थित हूँ। और ये महत्वपूर्ण सूचना एक बहुत ही शानदार वैकेंसीज की है जिसका नाम है एसएससी जीडी। ठीक है, जनरल ड्यूटी है एसएससी की। आइए तो उसके बारे में नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना है ताकि हम इसकी आगे की प्रोसेस क्या कर सकते हैं, कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये जीडी की नई वैकेंसी आ गई है जो कि बच्चों को बहुत दिन से इंतजार था, है ना। ऑफलाइन के सारे बच्चे पूछ रहे थे सर वैकेंसी कब आएगी कब आएगी कब आएगी, है ना। चलिए, वैकेंसी आ गई है, इसकी सारा डिटेल्स हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्या इसकी क्राइटेरिया, योग्यता क्या है, एज क्या है ना, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या, और संपूर्ण जानकारी जो कुछ भी है सभी जानकारी के साथ मैं आपको यहाँ पर उपस्थित हूँ। और किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए, मेरा नंबर यहाँ पे है, वो आपको दिख जाएगा। मैं ऊपर स्क्रॉल करूँगा, दिख जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है। चलिए, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं किसी भी मामले में। ठीक है, चलिए, इसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन आया है तो कैसे क्या क्या है मैं आपको संक्षिप्त नोटिफिकेशन बताता हूँ। ठीक है, चलिए आइए। ये एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया नोटिफिकेशन है ना। आइए, तो सबसे पहले इसमें हम लोग जान लेंगे कि आखिर ये फॉर्म का अप्लाई कब से शुरू हो रहा है, यानी आज 1 तारीख से ही शुरू हो रहा है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन ऑनलाइन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर के 31 दिसंबर 2025 तक इसका प्रोसेस चलने वाला है। यानी लास्ट डेट आप कब तक, तो 31/12/2025, यानी 31 दिसंबर 2025 को आपका लास्ट डेट होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही आप, उम्मीद करता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है, उसमें सुविधा मिलती है। ठीक है, तो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। तो लास्ट डेट पेमेंट कब कर सकते हैं, तो 1/1/2026 तक भी आप पेमेंट, यानी फॉर्म रजिस्ट्रेशन यहाँ करने के बाद आप 1 तारीख को 2026 में भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा क्यों ही उतना वेट करना, पहले ही कर लो सारी प्रोसेस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एग्ज़ाम होना, है ना। वैकेंसी आना एक अलग बात है, और उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एग्ज़ाम होना है। तो एग्ज़ाम यहाँ पर एक टेंटेटिव डेट भी दे चुका है कि भाई उम्मीद है कि फरवरी से अप्रैल तक 2026, फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होकर कहाँ अप्रैल तक, उम्मीद है कि फरवरी से अप्रैल के बीच में 2026 में आप लोग एग्ज़ाम ले लेंगे, है ना। तो मैंने सारे बच्चों को बोल रखा है कि भाई साहब मैं जनवरी में ही आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, और लगभग कंप्लीट भी होने वाले हैं। ठीक है, आइए, तो जनवरी में हम लोग का सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ, है ना। अगर फरवरी मार्च अप्रैल भी अगर टाइम मिलता है तब भी हम लोग, और सिर्फ रिवीजन होगा, बाकी टाइम क्या चलेगा, रिवीजन। आइए, तो उसके बाद हम लोग प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सबसे इम्पोर्टेंट, जो बच्चे होते हैं क्या, कभी कभी हम लोग क्लास में जब पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ने का दिल नहीं करता। अरे भाई क्यों पढ़ूं क्यों पढ़ूं क्यों पढ़ूं, है ना। अरे भाई माँ बाप के लिए पढ़ लो, नहीं पढ़ना है अपने लिए पढ़ लो, अपने लिए नहीं पढ़ना है, कम से कम ये सैलरी है ना, ये आपका बेसिक पेमेंट बनता है ना। लेवल 3 का पे स्केल है। और उम्मीद करते हैं कि जनवरी 2026 में आपको 8वां वेतनमान लागू होने वाला है। क्या, 8वां। तो 8वां जब वेतनमान लागू होगा तो साल 1.5 साल बाद टाइम लग जाता है, तो प्रोसेस में लग जाएगा। लेकिन जब इसकी सैलरी जब बढ़कर आएगी ना लेवल 3 का, तो उम्मीद करते हैं आई थिंक 56,000 आई थिंक लेवल पे बैंड होगा, आई थिंक, उम्मीद करते हैं। ठीक है, अभी उसका बैंड बनेगा तब पता चलेगा कि कौन से, 2.5 गुना होगा या 1.5 गुना होगा, 2 गुना होगा, उसकी अलग प्रोसेस है। लेकिन जब 8th पे स्केल आएगा तब ये पेमेंट सीधे बढ़ के 2.5 गुना के लमसम में हो जाएगा। मान के चलो 50 आपका बेसिक पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट कहाँ तक, 69,000 तक जाता है। ठीक है, ये बेसिक जाता है। इसके अलावा आपके टीए मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं, डीए मिलते हैं, आपको हेल्थ के लिए मिलता है, एचआर मिलता है, बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटी मिलते हैं। फिर ये अच्छा खासा अमाउंट होता है, लगभग 40-50 के लमसम चला जाता है। ठीक है, आइए, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी, तो कहेंगे सर ये बीएसएफ की वैकेंसी है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, एआर है, एसएसएफ है। और ये टोटल मिल करके टोटल वैकेंसी कितनी, तो 25,487 वैकेंसी इसमें है। अब यहाँ पर है कि महिलाओं के लिए कितना है, पुरुषों के लिए कितना, उन सबको आप देख लेते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो पुरुष वर्ग के लिए, टोटल पुरुष वर्ग के लिए, मेल के लिए टोटल कितना आएगा, तो कहेंगे सर 23,467 मेल के लिए है। वहीं फीमेल की अगर बात करें तो 2020 थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है महिला के लिए, लेकिन जो भी है ठीक है ना। चलिए,
तो आजकल महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। SSGD वाले में देखते हैं, बैच में देखते हैं, बहुत सारी लड़की महिलाएं यहाँ पर लड़की रहती है, ठीक है। आइए, हालांकि पुरुष के लिए सबसे अधिक यहाँ पर सीटें हैं। उसमें आप देखिए अपने अपने कैटेगरी के अनुसार आपको कौन से वैकेंसी में जाना चाहिए, कौन सा आपको उचित लग रहा है। किसी को BSF में जाना पसंद है, किसी को CISF, किसी को CRPF, किसी को SSB, अलग अलग एग्जाम की सबकी अलग अलग चॉइस है ना। तो क्लास में पूछते हैं कि भाई GD क्यों करना चाहते हो, क्या प्रोसेस, क्यों क्यों ही तुम्हें बनना है। तो बहुत के मुख से ये सुनने को मिलता है, सर, है ना, हमें सिर्फ गोली बंदूक का शौक है, राइफल का शौक है ना, इसलिए हमको जाना है ना। चलिए आइए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है। कहेंगे सर इसमें नेशनलिटी कहाँ की होगी, तो सीधी सी बात है, नेशनलिटी कहता है भारत की होनी चाहिए। सिटीजनशिप कहाँ होना चाहिए, तो भारत का होना चाहिए। वैकेंसी CAPF रहे या फिर AR हो, तो स्टेट यूटी एरिया वाइज भी इसकी बंटवारा हो सकता है, अलग अलग होती। एज लिमिट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एज लिमिट इसमें क्या है। तो कहता है क्रूशियल डेट ऑफ एज रिकॉर्डिंग फिक्स्ड एज 1/1/2026 इन अकॉर्डिंग विद प्रोविजंस ऑफ द DOP एंड TOM नंबर, मतलब इतने ज़्यादा, मतलब जो भी है। कहता है कि 14/7/1988 अकॉर्डिंगली द एज ऑफ द कैंडिडेट मस्ट 18 से 23 साल एज ऑन 1/1/2026। उतना ना पढ़ करके सीधी सीधी बात दिमाग में इतना बैठाओ, क्या कि आपको 18 से 23 साल का उम्र होना चाहिए। कितना, 1/1/2026 तक में आपकी उतनी उम्र होनी चाहिए। कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2003 के पहले वह कैंडिडेट जन्म नहीं लेना चाहिए, 2003 के बाद वाले ही ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेटर देन 2008, ठीक है। तो कहते हैं एंड नॉट लेटर देन 2000, यानी 2008 के बाद वाला फॉर्म नहीं भरेगा और 2003 के पहले वाला फॉर्म नहीं भरेगा। जिसकी जन्मतिथि 2/1/2003 के पहले की है वह व्यक्ति फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा। जिसका जन्मतिथि 1/1/2008 के बाद की है वह व्यक्ति फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा। यानी जिसका जन्म 3 से 8 के बीच यानी इन 5 सालों में हुई है वही व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लेकिन चिंता ना करें, इसमें आपको और छूट भी मिला है, ठीक है, रिलैक्सेशन भी, एज रिलैक्सेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज जो व्यक्ति SC ST से बिलोंग करते हैं उन्हें 5 सालों का अलग से क्या मिलेगा, तो एज रिलैक्सेशन मिलता है अपर में, ठीक है, और आगे 5 साल बढ़ जाता है। OBC के लिए जिसका मान ली एज समाप्त हो रहा है OBC का, तो 3 साल उसका और बढ़ जाएगा। एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन को भी कितने साल का ऑफर मिल जाएगा, तो 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रिटेंड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग। यानी जब वो रिटायर करेगा उसकी उम्र कितनी है ना, और कितनी मांग हो रही है उसके अकॉर्डिंग उसे 3 साल और रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपको 4 नंबर का चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स एंड विक्टिम्स किल्ड इन 1984 राइट्स, 1984 का जो राइट हुआ था, दंगा हुआ था, उसमें अगर कोई मर गए थे तो उनके बच्चों को क्या मिलेगा, आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट विक्टिम्स किल्ड इन 1984 राइट्स OBC अनरिजर्व, यानी यहाँ पर आपको अनरिजर्व, यानी यहाँ पर आपको जनरल वालों को भी मिल जाता है, EWS के रूप में मिल जाता है, या फिर अनरिजर्व जनरल, दोनों के जो 1984 के दंगे में मरे थे उनके लिए। 1984 के दंगे में जो OBC मरे हैं उनको 8 साल का रिलैक्सेशन है, और 1984 के दंगे में जो SC ST के लोग मरे उनको, उनके बच्चों को 10 वर्षों की क्या है, एज रिलैक्सेशन दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यही है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो एज को लेकर कन्फ्यूजन रहते हैं, ठीक है। आइए डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। कहता है कि डेट ऑफ बर्थ जो है फील्ड बाय द कैंडिडेट्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड एज मैट्रिकुलेशन, यानी कहता है जो आपका मैट्रिक में या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट पे आपका डेट ऑफ बर्थ है वही सर्टिफिकेट आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में हर जगह होने चाहिए। इस बात को एकदम दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना है, ठीक है। कहता है इंसेंटिव टू एनसीसी, अच्छा बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एनसीसी करते हैं, तो एनसीसी करने वाले बच्चों जब मिलते हैं सर का कैसे मेरा फॉर्म भराएगा, ठीक है, सारा चीज़ थी, हमें एनसीसी करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। आइए कहता है अगर किसी के पास एनसीसी के C सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट और A सर्टिफिकेट, 3 कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता है एनसीसी में, ठीक है। इन 3 में से अगर किसी के पास A है तो उसको 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी 2%, 80 नंबर का आपका मार्क्स होने वाला, तो 80 का 2% निकलेगा तो 8 दूनी 16, कितना नंबर मिल जाएगा, तो कहेंगे 8 दूनी 16 भी होगा, 25।
80 का 2%, जीरो से जीरो कट गया है, 2×5 = 10 हो गया, 10 हो गया, 8/5, 8/5 नंबर, तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 है ना, तो 0 हो गया, 3×3, वही 1.6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 1.6 नंबर उसको मिल जाएगा। ठीक है, 16 नंबर नहीं मिलेगा, 20% में 16 जाएगा। और फिर कहता है जो बी कैटेगरी का है उसे 3%, और जो सी कैटेगरी का उसे मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा अगर आप एनसीसी करते हो, अगर आप एनसीसी करते हो तो। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग करते हैं कि सेंटर्स एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कहाँ कहाँ सेंटर है, देखिए भाई बहुत जगह सेंटर है, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए सेंटर पे हम फोकस नहीं करेंगे, मेन मेरा फोकस एग्जाम के मुद्दे को लेकर। अब आइए मेन मुद्दा पे अब आना है। कहता स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहा है, सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कहाँ गया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सीबीटी एग्जाम होने वाला है। तो सीबीटी एग्जाम होने वाला है, तो सीबीटी एग्जाम क्या होगा। ठीक है, तो कहेंगे आइए कि सारे के सारे जो एग्जाम होंगे वो सभी के सभी एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, ग्रुप में होंगे एमसीक्यू, यानी एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन की संख्या कितनी होने वाली, तो कहेंगे सर क्वेश्चन की संख्या 80 होंगी, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, तो कहेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 2 मार्क्स मिलेंगे। कितने, प्रत्येक, यानी 8 दूनी 16, 160 मार्क्स हमारे पास होंगे। ठीक है, ईच विद द फॉलोइंग कंपोजिट। आइए कंपोजिशन में कौन कौन दिया हुआ है, कहता है सबसे पहले पार्ट ए में दिया हुआ है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या दिया है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहने वाला है, कहाँ का, 20। कितने मार्क्स मिलेंगे, 40 मार्क्स मिल जाएंगे, और टोटल 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कितना समय रहेगा, तो 60 मिनट का समय रहेगा। कितना, 60 मिनट का समय रहने वाला है। इसके अलावा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स जो भी रहेगा वो सारे के सारे क्या मिल जाएंगे, वहां भी आपको 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन रहेंगे। मैथमेटिक्स के लिए भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, और इंग्लिश या हिंदी कोई एक लैंग्वेज चूज करिए, 20 क्वेश्चन रहेंगे। आपको एक सबसे खुशखबरी वाली बात लास्ट में मिलने वाली। ठीक है, आइए, यानी रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और हिंदी 20-20 मार्क्स के रहने, 20-20 क्वेश्चन के हैं, और 40 मार्क्स, यानी हर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बोलो किसी को दिक्कत। अब यहाँ पे जो दिक्कत है ना कि बच्चे बिना सोचे समझे आंसर क्लिक करते चले जाते हैं और फंस जाते हैं। तो आइए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इसके नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करता है प्रत्येक ईच रॉन्ग आंसर, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 यानी 1/4 नंबर आपका खड़ा है। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर, एक क्वेश्चन, एक सही आंसर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक कहता है ईच रॉन्ग आंसर कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1 पॉइंट, कितना कहता है 4 गलत उत्तर पर आपका 1 नंबर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 0.25, तो आपको 2 नंबर मिल रहा है ना, तो आपको 2 नंबर मिल रहा है, तो देख लो है ना, उसके हिसाब से मान लो 4 गलत करोगे तो उसके हिसाब से देख, क्योंकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए लिख रहा है, प्रत्येक गलत उत्तर के 1/1 0.25 मार्क्स कट रहा है। ठीक है, आइए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यही, इस बात को ध्यान में रखना कि हमारा नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए पढ़ाई को बेहतर, अच्छा इसमें अधिक से अधिक नंबर कैसे लाना हम उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे नंबर कैसे लाना अधिक से अधिक, है ना, मेरा रिजल्ट कैसे होना है, फाइनल सिलेक्शन कैसे होना है, उस सब के बारे में विस्तार से और भी करने वाले। ठीक है, ये सारी बातें हमें, मुझे नहीं लगता सब कुछ पढ़ने की और बोलने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत है, 74 पेज का नोटिफिकेशन, उतना हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 74 पेज में कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए जनरल रीजनिंग में क्या क्या पूछने वाले हैं, तो देखिए रीजनिंग की आपको एनालिटिकल एप्टीट्यूड हो गया, है ना, एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, ये सब टेस्टेड, वर्बल नॉन वर्बल सारे क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। फिर अर्थमेटिकली कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, सीरीज होगा, नॉन वर्बल होगा, क्लासिफिकेशन होगा, कोडिंग, डिकोडिंग, फिगर, ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, आइए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का तो हो ही गया ना, जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या है, तो कहेंगे क्वेश्चंस इन द कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग एंड, हाँ ठीक है, आइए क्या क्या पूछ रहा है, तो कहता है क्वेश्चन रहेगा जो हिस्ट्री से संबंधित रहेगा, कल्चर से रहेगा, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी से रहेगा। जनरल पॉलिटी लिख रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, साइंटिफिक रिसर्च ETC दी जाए। अब मैं आपको बताता हूँ पढ़ना क्या है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो जनरल, जो मैं GS पढ़ाता हूँ, मैं GS के बारे में स्टडी किया हूँ, कहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं GD के बारे में। ठीक है, आइए सबसे इंपॉर्टेंट आपको तो एक पोर्शन दिमाग में रखना है, वो है स्टैटिक का।
इसका स्टैटिक का सबसे अधिक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स का, उसके बाद किसका आएगा, तो कहेंगे उसके बाद जो आता है वो करंट अफेयर्स का आता है। सर किसका आता है, करंट अफेयर्स। उसके बाद जो आता है क्वेश्चन वो आता है, वो क्या आता है, ठीक है, वो आपको आता है इकोनॉमिक्स का हो गया, पॉलिटी पहले होगा, पॉलिटी का क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आएगा, है ना। उसके बाद आपको ध्यान देना है हिस्ट्री पे, और हिस्ट्री के बाद आपको ध्यान देना है जियोग्राफी पे, ध्यान देना, कहाँ पर, जियोग्राफी पर ध्यान देना है, ठीक है। अब इतना पढ़ लेने के बाद आपका 20 क्वेश्चन जीएस का बन जाएगा और उसमें 40 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, साइंस अगर आप पढ़ना चाहो तो, अगर समय नहीं है तो फिर अगर पहले से पढ़ ले तो रिवीजन कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिवीजन बेस्ड इसको बढ़िया से करवा दूंगा, ठीक है। रिवीजन बेस्ड मैं आपको पढ़ने के लिए बताऊँ, अगर कहीं पढ़ रहे हो आप ऑफलाइन ऑनलाइन किसी मेथड से, किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो आप इस प्रोसेस से पढ़िए, है ना। तो मैं तो अपने बच्चों को पॉलिटी उसका समाप्त होने वाला है, पॉलिटी के बाद मैं उसका स्टैटिक शुरू करने वाला हूँ, करंट अफेयर्स डेली चलता है, हिंदी में उसको संडे संडे कवर कर लेता हूँ, ठीक है। स्टैटिक के बाद मैं उसको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ, इकोनॉमिक्स के बाद हिस्ट्री, और उसके बाद लास्ट में ज्योग्राफी, ठीक है। दिसंबर के लास्ट यानी जनवरी आधा होते होते इन लोगों का सिलेबस में कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। आइए, और बहुत कम फीस में आपको मैं जीडी वाला बैच भी आपके लिए अपने एप्लीकेशन जो कि रुद्रा जीएस एकेडमी, हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जीडी का बैच एकदम मिनिमम प्राइस, उतना प्राइस की मतलब उतना प्राइस तो आप फूक के उड़ा देते हो, है ना। उतना का रिचार्ज भी नहीं होगा पूरा महीना का, जितना का मेरा, उससे कई गुना कम फीस आपके लिए रहने वाला है, ठीक है, जीडी के लिए, ठीक है। और क्योंकि समय बहुत कम है इसीलिए हम उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आपको अगर कोई फ्री में करना चाहता है कि नहीं मैं आपको फीस 1 रुपया के मैं नहीं दूंगा रुद्रा, ठीक है, तो यूट्यूब पर आ जाना। यूट्यूब पर जीडी का स्पेशल बैच में लेकर आऊंगा, जहां पर पूरा जीके जीएस हो जाएगा, आपका हिंदी कवर हो जाएगा, है ना। इंग्लिश का भी प्रयास करूंगा तो इंग्लिश, है ना। तो ये सारे मैथ रीजनिंग को छोड़ दो तो बाकी मैं सारा चीज़ मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। आइए विद प्रैक्टिस, है ना, जबरदस्त प्रैक्टिस, ऐसा कि मतलब एग्जाम में बैठने के बाद पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे 18 19 20 21 22 23 24 25 जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सभी को मैं छाट छाट कर पूरा सिलेबस ऐसा मैं कवर करूंगा कि भाई मतलब विश्वास करो, विश्वास मानो कि बहुत बेहतरीन मैं प्लान किया, मैं पढ़ा रहा हूँ अपने बच्चों को, ठीक है। उसी मेथड्स में आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। आइए, अगर बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल के बारे में क्या होगा, तो इसकी हाइट कितनी होती है, तो हाइट कितना है, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए पुरुषों की, और महिलाओं की 157 होना चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज अलग अलग कुछ हो सकता है, ठीक है। तो कहता है कैटेगरी की ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी जितने भी एसटी के लोग हैं ना, एसटी है, उनका हाइट मेल का 162 होना चाहिए और फीमेल का 150 होना चाहिए। जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो नॉर्दर्न स्टेट यानी जो उत्तर पूर्वी, है ना, उत्तर पूर्वी स्टेट जो है ना, 7 सिस्टर्स में जिसकी गिनती होती है, उस स्टेट वाले जो लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब वाले, उनकी हाइट 157 और महिलाओं को 157। देखिए फिर ज्योग्राफिकली थोड़ा सा हाइट पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आइए, दूसरा कहता है कि एसटी वाले लोग जो कि कहता है लेफ्ट विंग के एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे मान ली वहाँ पर कभी होता है ना माओवादी वगैरह, ये सब शासन वगैरह वहाँ जब सत्ता में रहा और उसको बहुत प्रताड़ित किया हो लोगों को, तो वैसे लोग जिनको प्रताड़ना मिला था तो वहाँ वो 160 उनका हाइट रहेगा तो भी चल जाएगा मेल को, और 147 महिलाओं का रह जाएगा, ठीक है। और कहता है उसी प्रकार से ग्वालियज हो गया, है ना, कुमोनियज हो गया, ड्रैगर, बहुत सारे जो लोग हैं जो अलग अलग कैटेगरी से, अलग अलग कैटेगरी से, उनकी हाइट सब अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको चेस्ट के बारे में भी है ना कि कितनी चेस्ट होनी चाहिए, तो पुरुषों का था अनएक्सपेंडेड 80, यानी बिना आपको सीना फुलाए, जब सीना फुलाना है ना, तो जब सीना फुलाना है तो 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होनी चाहिए, कितनी, 5 सेंटीमीटर, तो 80 होना चाहिए मिनिमम, और 5 सेंटीमीटर बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 85 होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा पुशअप वगैरह भी मारा करो, ठीक है, सिर्फ दौड़ने से नहीं, दौड़ के साथ साथ पुशअप भी लगा, बहुत सारे लोग चेस्ट में छट जाते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ पुशअप मारने का भी तरीका होता है, ठीक है, ऐसे करके मारो और लगातार करो, है ना। तो 10 करके मारो, लेकिन 10 5 का सेट बनाओ कि 5 बार मारे, फिर 10 सेकंड वेट लो, फिर 5 बार मारो, फिर 10 सेकंड वेट लो, इस तरह से 5 बार रिपीटेड फॉर्म में, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, और इस तरह से 6 करो 7 करो, बढ़ाते चलो, आपका चेस्ट जो है महीना 1.5 महीना 2 महीना के अंदर इसमें मांस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आइए, बिलोंगिंग शेड्यूल जो ट्राइब है उनके पास जो चेस्ट होना चाहिए 76 होना चाहिए, और
एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर सबका रहेगा एक्सपेंशन। अलग अलग ट्राइब वाले के लोगों के लिए सबका अलग अलग चेस्ट, ठीक है। आइए मेडिकल के लिए सारा प्रोसेस होगा तो धीरे धीरे हम लोग सबके बारे में जान लेंगे, है ना। ये हमारा मेन मुद्दा था, एग्जाम कैसे तैयारी करना है, कैसे एग्जाम, सबसे पहले तो एग्जाम ही होगा। एग्जाम कैसे क्रैक करना है, फरवरी में एग्जाम है हमें सर वो क्रैक करना है। तो आइए उसके लिए हम और विस्तार से बात कर लेंगे। क्या कि मेरा एप्लीकेशन है उसका नाम है रुद्रा जीएस एकेडमी। क्या है? रुद्रा जीएस एकेडमी। आपको जाना है यूट्यूब पर, जाओगे यूट्यूब पर तो आप है ही हैं, है ना, रुद्रा जीएस एकेडमी, ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाना है रुद्रा जीएस एकेडमी। गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च करिएगा, सबसे पहले मेरा ही फोटो आएगा, मेरा ही एप्लीकेशन सबसे पहले आएगा। उसे डाउनलोड करना है और उसे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करिएगा, ठीक है, लॉगिन नहीं। पहले जब भी कभी किसी चीज़ पर नया करेंगे तो उसे सबसे पहले रजिस्टर करेंगे, फिर आप उसमें जब सेकेंड टाइम करोगे तो लॉगिन करना, ठीक है। अब यहाँ पर उसके आगे क्या करना है, जीडी का भी बैच वहाँ पर लॉन्च दिख जाएगा आपको। वहाँ पर आपको एकदम मिनिमम प्राइस भी मैं रखूँगा, वहाँ से आपको परचेज करना है। 7 या 8 तारीख से आपकी क्लासेस रेगुलर वे में शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट में कर सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर है, आप हमारे नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी तरह के प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, है ना, मान ली बैच नहीं भी लेना चाह रहे हैं, किसी और टीचर का ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम, है ना, लेकिन अगर किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बेझिझक कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पास मेरा नंबर आपके पास होना चाहिए, इसलिए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, ठीक है सर मैं आपको क्लास में देखा हूँ नहीं है, कैसे बहुत सारे प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं देखें तो विश्वास करिए, विश्वास मानिए, बहुत मैं कम फीस में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। सिलेक्शन का मेरा एक और एक मात्र मकसद होता है, वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन के अलावा मैं दूसरा कोई ऑप्शन मैं तलाशता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर चाहें तो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। मेरा रिप्लाई आ जाएगा, जब भी व्हाट्सएप को या कॉल करें तो अपना नाम ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पता चले मैसेज लड़के लोग क्या करते हैं, लिखते हैं हेलो सर। अरे भाई मैं हेलो सर का मैं क्या रिप्लाई करूँ, बताओ, हेलो सर का मैं क्या रिप्लाई करूँ, है ना। तो हेलो सर करने की बात नहीं है, हेलो सर, नमस्ते सर, अब भाई उसके आगे प्रॉब्लम बता दो, ठीक है। तो जो भी करना है करो, लेकिन प्रॉब्लम बता के बोला करो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। लड़के लोग क्या करते हैं, हेलो सर, अब वेट करता है कि हमको भी मास्टर हेलो करे। तो भाई आपको टीचर कैसे हेलो हेलो बोल के मैं क्या करूँगा, फिर मैं हेलो करूँगा, फिर आप हेलो करोगे, हेलो हेलो होते रह जाएगा, ठीक है। इससे बेटर है कि आपको जो कुछ पूछना हो, प्रॉब्लम हो, मैसेज कर देना, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आइए, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो फिर कॉल कर लेना, ठीक है। आइए, पूरा मुझे उम्मीद है कि पूरी उम्मीद आप पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी, और जिसको ये बैच लेना है तो रुद्रा जीएस एकेडमी पर आप इसका बैच ले सकते हैं, ठीक है। और इसका बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलेंगी। कितना बजे मैं बता दूं टाइमिंग इसका, टाइम इसका रहेगा शाम को 7 से 8 बजे, ठीक है। शाम को रात्रि में मतलब शाम को 7 बजे से 8 बजे इसका रोज जीडी का बैच रहेगा। उम्मीद करते हैं 7 बजे होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहे, रहे, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। मिलते हैं हम लोग, बेस्ट ऑफ लक सभी को, और तैयारी में लग जाइए। 7 तारीख से रेगुलर यूट्यूब पर भी क्लास चलेगी 7 तारीख से, और एप्लीकेशन पर भी 7 तारीख से क्लासेस रेगुलर चलने वाली है, ठीक है। सभी को प्रेम पूर्वक दिल की असीम कराएं उसे इतना सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक, अपने दोस्तों यार सबको सपोर्ट, सबको शेयर करना है, ठीक है, ताकि रुद्रा जीएस एकेडमी को एक बल मिले, एक सहयोग मिले, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।